अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो है वो इस्लामिक फ़ाइनेंस का एक पोर्शन है आपके सिलेबस का, थियोरेटिकल एरिया है, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। और इन केस अगर आप जो है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो काइंडली मुझे हमारा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपडेट करिएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल आज की क्लास है, तो आप काइंडली मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको मज़ीद इस कोर्स के हवाले से डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं। तो इस्लामिक फ़ाइनेंस का एक थियोरेटिकल एरिया है, आए इसको हम डिस्कस करते हैं। बड़ा ब्रीफली डिस्कस करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारा जो एमएफए का सिलेबस है उसमें इसके हिसाब से आपसे जो है वो 3 4 5 मार्क्स का कोई थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है। चलें जी, देखते हैं। इस्लामिक फ़ाइनेंस में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड इन इस्लामिक फ़ाइनेंस, यानी कि आपने इन बातों का ख्याल रखना है जब आप इस्लामिक फ़ाइनेंस की बात करते हैं। पहली बात क्या है, इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज्ड। ये बड़ा एक कॉमन प्रिंसिपल है, यानी कि इस्लामिक फ़ाइनेंस आपको स्ट्रांगली मना करता है कि आप जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। जो ट्रेडिशनल बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप पैसों पे पैसा नहीं बना सकते। इंगेजिंग इन स्पेकुलेशन इज़ नॉट अलाउड। इंगेजिंग इन स्पेकुलेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी कि आप इसको यूँ कर सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि कोई कंटिंजेंट बात पर जो है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी कि वो शर्त वाली जो बात होती है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पाकिस्तान इंडिया का मैच है और अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं अपनी गाड़ी जो है वो तुम्हें 5 रुपये में बेच दूंगा, अपना घर जो है वो 10 रुपये में बेच दूंगा। इफेक्टिवली घर की बोली लगाई है, या किसी भी तरह की ऐसी स्पेकुलेशन हो या कोई भी इस तरह की कंटिंजेंट बात हो, वो भी अलाउड नहीं है। फाइनेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू प्रोडक्ट्स डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी सच एज अल्कोहल, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। अगेन, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सोसाइटी को एट लास्ट नुकसान पहुंचाता हो, आप उसको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने किसी को लोन देना है और उधार देना है, और चाहे वो 0% के रेट पर देना है, यानी कि आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन अगर उस कंपनी का बिजनेस कुछ ऐसा है कि वो अल्कोहल में ट्रेडिंग करती है या वो कोई गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, इस तरह का कोई काम करती है, तो आप उसको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इस्लामिक फाइनेंस इंकरेज करता है कि जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हों वो जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हों। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के शेयरिंग को इंकरेज करता है। स्ट्रेसेस ऑन द नीड फॉर एथिकल बिहेवियर एंड फॉर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। और फिर वो ये भी कहता है कि भाई आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। आप ऑनेस्ट, ईमानदार हो। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो और उसमें कोई डिफेक्ट है, नुक्स है, तो उसको आप बताओ। आप ऑनेस्ट रहो, इंटीग्रिटी मेंटेन करो और एथिकल बिहेवियर रखो, यानी कि किसी को जो है वो कोई 2 नंबर चीज़ बेच ना दो। अब इस्लामिक फाइनेंस से रेलेवेंट जो है वो आपके सिलेबस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के, और पहला जो प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है उसका नाम है मुराबाहा। मुराबाहा। अच्छा जी, अब मैंने पहला जो इसका बुलेट लिखा है ना, वो आपको ये याद रखवाने के लिए रखा है कि आखिर ये मुराबाहा किस चीज़ से सिमिलर है, किस चीज़ से मिलता जुलता है, कैसा है। तो जनाब, मुराबाहा के लिए हमने लिखा हुआ है, मुराबाहा के लिए हमने लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिट और लोन। यानी कि ये ऐसा ही है जैसे आपने किसी से उधार लिया हो। किसी से उधार लेने के लिए हम मुराबाहा ट्रांजैक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन आम हालत में क्या होता है, ट्रेडिशनली बैंकिंग में क्या होता है, भाई बैंक से आपने उधार लिया लेट से 100 रुपये का, बैंक आपको बोलता है हम 10% का इंटरेस्ट लेंगे, और 1 साल बाद फॉर एग्जांपल आप जब वापस लौटाने जाते हो तो 110 लौटाने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ बातें डिफरेंट होंगी, आपने ब्रीफली याद रखी हैं, पेपर में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, लेकिन उसके ऑब्वियसली चांसेस कुछ हद तक कम होंगे। क्या हो सकता है जी, बोलते हैं द बैंक विल परचेज द एसेट एंड देन सेल इट टू द बिजनेस और द इंडिविजुअल एट अ प्रॉफिट इन रिकॉग्निशन ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ पेइंग लेटर। देखिए, हम इसको यूँ समझते हैं कि एक तो आपकी जो है ना वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बैंकिंग है, उसमें आपने लेट से एक गाड़ी ख़रीदनी है, और लेट से वो गाड़ी जो है ना वो 10 लाख की है। तो आप बैंक के पास गए, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, लोन लेकर आप गए, आपने गाड़ी परचेज़ करी, और बैंक ने ये बोला हुआ था जो तुमने लोन लिया उसमें हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, और 1 साल बाद जब तुम आओगे तो हमें 11 लाख रुपए पे कर देना। ऐसी कहानी है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो। गाड़ी जो है वो आपने अपने नाम पर करवा ली 10 लाख रुपए का लोन लेकर, और आपने 11 लाख रुपए जो है वो 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ पे करे।
इस्लामिक फाइनेंस में क्या होगा, इस्लामिक फाइनेंस में अगर लेट से आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए तो बैंक जो है ना वो शोरूम जाकर अपने नाम पर ये गाड़ी परचेज करेगा। यानी कि गाड़ी का ओनर कौन होगा, गाड़ी का ओनर जो होगा वो बैंक होगा, आप नहीं होगे। ठीक है जी, ये बात याद रखें। उसमें क्या था, उसमें आपको 10 लाख रुपए अगर उधार दे दिया, आप गए गाड़ी आपने ख़रीदी, वो अलग बात है कि आपने उसके कागजात की कॉपी वगैरह रखवाई या कुछ गारंटी दी XYZ दूसरी कि भाई अगर ये मैं नहीं वापस कर सका लोन तो आप गाड़ी बेच के पैसे रिकवर कर देना है या जो भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग में क्या होगा कि जो गाड़ी है उसके आप जो है वो ओनर नहीं बनोगे, बल्कि जो बैंक होगा ना, जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, वो ओनर बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बैंक आपको डिक्लेयर कर देगा कि जनाब ये गाड़ी हमने 10 लाख की ली है, हमारे नाम पर ली है, और अब हम आपको ये गाड़ी दे देते हैं, और फॉर एग्जांपल 11 लाख में दे देते हैं। आप हमें जो है ना वो 5.5 लाख की 2 किस्तें पे कर दीजिएगा, 6 महीने बाद एक किस्त और 6 महीने बाद एक किस्त, और 6 महीने बाद जो है ना हम आपको ये गाड़ी दे देंगे। लेकिन सर ओनरशिप तो बैंक के पास है। ड्यूरिंग दिस 1 ईयर ओनरशिप बैंक के पास होगी, बैंक के नाम पर होगी। लेकिन जैसे ये 1 साल ख़त्म होगा तो बैंक, फॉर एग्जांपल लेट से बैंक के पास ये गाड़ी है, बैंक ने आपको ये गाड़ी गिफ्ट कर दी। ठीक है जी, ये बैंक ने बोला कि यार ये गाड़ी मैं आपको 1 रुपये में बेचता हूँ। यानी कि इफेक्टिवली ये काम करना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बैंक बाइज दी एसेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, 100 रुपये की गाड़ी खरीदी एंड सेल्स टू कस्टमर एट ₹125, और कस्टमर को बोला कि मैं तुम्हें 125 में बेचता हूँ, मैं तुमसे 25 रुपये ज़्यादा लूँगा, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹25, मैं तुमसे 25 रुपये ज़्यादा लूँगा। मैं तुमसे 25 रुपये ज़्यादा इसलिए लूँगा क्योंकि अगर तुम बाज़ार से इसको 100 रुपये में ख़रीदते तो तुम्हें 100 रुपये उसी वक्त पे करने होते। हम तुम्हें ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि तुम हमें ये पैसे 1 साल बाद पे कर देना। ठीक है जी, या किस्तों में पे कर देना, किस्तों में पे कर देना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द सेलर मेंशंस द कॉस्ट ही हैज़ इनकर्ड ऑन द कमोडिटी टू बी सोल्ड एंड सेल्स इट टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट। यानी कि सेलर जो है ना वो कॉस्ट भी मेंशन करेगा, डिक्लेयर करेगा कि भाई मैंने इतनी की ये चीज़ खरीदी, इतना प्रॉफिट ऐड कर कर तुम्हें बेच रहा हूँ। कुछ और फीचर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि अगर गाड़ी की ट्रेडिंग हो रही है तो उसकी एग्जिस्टेंस बड़ी ज़रूरी है, यानी कि वो एग्जिस्ट करती हो। ऐसा ना हो कि जो है ना कोई ऐसा एसेट हो जिसकी ये ट्रांजैक्शन हो रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है गांव देहात में कि भाई फसल उगने से पहले उसका सौदा हो जाता है। किस तरह से, किसान को कहा जाता है कि यार ये प्लॉट है, इस पर तुम फसल उगाओगे, अब फसल कम भी उग सकती है, ज़्यादा भी उग सकती है, तुम उगाना शुरू करो, लेकिन जितनी फसल उगेगी आज से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, वो सारी हमारी होगी। उसकी कोई सामने एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो मौजूद नहीं होती है, वो बन रही होती है या वो तैयार होना शुरू हो रही होती है, या उसको उसकी जो है ना वो प्रॉपर एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होती है, और फिर भी उस चीज़ का सौदा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी, बल्कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी इन दी ओनरशिप ऑफ द सेलर। ये जो हमने बात करी कि अगर बैंक जो है उससे आप गाड़ी के लिए लोन ले रहे हो और आपने कोई गाड़ी लेनी है तो बैंक अपनी ओनरशिप में उसको रखेगा और फिर आपको देगा। डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टेन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन अ कंटिजेंसी और चांस। और जो डिलीवरी करनी है वो सर्टेन होगी, यानी कि ये तय हो जाएगा कि भाई इतने दिनों बाद मैं आपको जो है वो ये चीज़ दे दूँगा, और इसमें कोई कंटिजेंसी ना हो, कोई ढकी छुपी बात नहीं हो कि यार ऐसा होगा तो यूँ करेंगे और ऐसा होगा तो यूँ नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात ना हो। इसके बाद जनाब अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास इजारा। इजारा के बारे में लिखा हुआ है लीजिंग, यानी कि लीजिंग से सिमिलर है। और लीजिंग में क्या होता है कि आप जो है वो अच्छा, ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन थी ना मुराबाहा की, वो जनरली जो है वो शॉर्ट टर्म लोन या ट्रेड क्रेडिट के लिए अप्लाई होती है। मैंने गाड़ी वाली मिसाल तो दे दी, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंट्री है उस पर ये अप्लाई हो सकती है। ठीक है ना, इन्वेंट्री की फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई हो सकती है। इजारा जो है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स के लिए है। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने गाड़ी वाली एग्जांपल करी, बट मोर और लेस सिमिलर चीज़ें हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं कि लीजिंग में या इजारा में क्या होगा। द बैंक मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर द यूज़ ऑफ एसेट फॉर अ फिक्स पीरियड एंड प्राइस। यानी कि इसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 10 लाख रुपए की एक गाड़ी ख़रीदी थी। गाड़ी जो है वो आपको चाहिए थी, आप ओनर बनना चाह रहे थे, लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने वो गाड़ी अपने नाम पर करवा ली शोरूम से,
और फिर आपके हवाले कर दी, ठीक है ना, कि भाई चलाओ इसको। यानी कि ओनरशिप बैंक के पास है, इस्तेमाल आप कर रहे हो फॉर अ फिक्स प्राइस एंड पीरियड, और बैंक ने ये बोल दिया कि 1 साल बाद या आज जो है वो ये मैं आपको 11 लाख में बेचता हूँ और आप इसकी जो है वो 2 साढ़े पाँच लाख की किस्तें कर दें। फिक्स प्राइस, फिक्स टाइम पीरियड, 1 साल, ठीक है। द बैंक रिमेन्स द ओनर ऑफ द एसेट एंड इनकर्स द रिस्क ऑफ ओनरशिप। अच्छा, जिसकी ओनरशिप होती है ना, मेन रिस्क उसके पास होता है, तो बैंक जो है वो ओनर है उस एसेट का, और अगर कोई मेजर रिपेयर का खर्चा हुआ, इंजन जो है उसमें कोई मसला हुआ और 50,000 70,000 रुपये का नया इंजन बनेगा, या कोई भी सिग्निफिकेंट खर्चा हुआ, तो वो जाहिर सी बात है कि वो बैंक जो है वो बेयर करेगा। हाँ, टायर पंचर हो गया वो बैंक बेयर नहीं करेगा, ठीक है, वो आपने बेयर करना। फिर लिखा हुआ है दिस मीन्स दैट द बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। ऐसे ही होता है, जिसकी चीज़ ओनरशिप में होती है, मेजर मेंटेनेंस वो खुद करवाता है, माइनर मेंटेनेंस जो है वो किराए पे लेने वाला बंदा करवाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना लेट से कोई घर किराए पे लेते हो, ठीक है ना, घर किराए पे लिया आपने, अब लेट से आप उसमें रह रहे हो, तो छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रिक का काम है आपने करवा लिया, ठीक है ना, आपने पंखा सही करवाना है आप करवा लोगे, लाइट सही करवानी है आपने करवा ली, यानी कि ये डे टू डे मैटर्स है ना। लेकिन ये है कि लेट से उस घर पे लेट से फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई एक सिग्निफिकेंट खर्चा करना, ठीक है ना, कोई दीवार जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो टूटी हुई है, बाथरूम जो है वो लीक है और आपने उसकी रिपेयर करवानी है, तो उसका फ़ायदा जो है वो आपको तो होगा, अलबत्ता उस एसेट के लाइफ को अगर वो इंक्रीज़ करेगा, ये एक सिग्निफिकेंट मेजर खर्चा होगा, तो वो ओनर की जिम्मेदारी में आ जाएगा। कस्टमर पेज लीज रेंटल, कस्टमर जो है वो रेंटल यानी कि किससे पे करेगा। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द कस्टमर एट द एंड ऑफ द टर्म ईदर बाय वे ऑफ अ गिफ्ट डीड और सेलिंग द एसेट फॉर नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट का मतलब है बिल्कुल मामूली सा अमाउंट, मामूली सा अमाउंट। यानी कि ये गाड़ी वाली एग्जांपल ही लें, तो आपको जो गाड़ी चाहिए थी बैंक ने वो 10 लाख में ख़रीदी शोरूम से, आपके हवाले कर दी, बोले 1 साल चलाओ, 1 साल में जो है ना वो आप साढ़े पाँच लाख रुपए हर 6 महीने पे दे देना। जब साल ख़त्म होगा तो क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी बैंक के ओनरशिप में है, ओनरशिप जो है वो बैंक से आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो बैंक ने बोला यार मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर देता हूँ, या तुम्हें 1 रुपया दो, 1 रुपये में मैं ये गाड़ी तुम्हें बेच रहा हूँ, और गाड़ी आपके पास, 1 रुपया बैंक के पास है, ठीक है। यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको वो एसेट मिल ही जाता है। कन्वेंशनल बैंक में क्या होता था, कन्वेंशनल बैंक में ये होता था कि आपको अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए होती थी, तो आप बैंक से 10 लाख का लोन लेते थे, जिसपे 10% का इंटरेस्ट होता था, और 11 लाख रुपए 1 साल बाद वापस करते थे, आप शोरूम जाकर गाड़ी परचेज कर लेते थे। इसको यूँ समझ लो। फिर लिखा है इन कन्वेंशनल लीज द लेसर हैज़ द यूनिलैटरल राइट टू रेसेंड द लीज कॉन्ट्रैक्ट at his sole discretion. However, in ijara, the lease contract can be terminated with mutual contract consent. यानी कि वो बोलता है कि कन्वेंशनल जो लीज़ होती है ना, उसमें जिसने आपको एसेट लीज़ पर दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट आसानी से कर सकता है। यानी कि एक दिन वो बोले यार मैंने तुम्हें एक एसेट किराए पे दिया था, अब मैं तुम्हें 1 महीने का नोटिस देता हूँ, वो एसेट खाली कर दो, ठीक है। इजारा में क्या होगा कि टर्मिनेशन म्यूचुअल कंसेंट से होगी। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि देखो फॉर एग्जांपल आपने एक इस्लामिक बैंक से 10 लाख की गाड़ी ख़रीदी, बैंक ने उस गाड़ी को परचेज़ किया, आपको ट्रांसफ़र किया, बोला साढ़े पाँच लाख रुपए 2 बार देना, ओनरशिप हमारी होगी 1 साल तक, लेकिन चलाना तुम। ऐसे ही है जैसे मैंने तुम्हें किस्तों पे दिया, ये जब 1 साल गुजरेगा तो मैं तुम्हें ये चीज़ गिफ्ट कर दूंगा, या मैं तुम्हें ये गाड़ी जो है 1 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में बेच दूंगा, तो ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी इफेक्टिवली। बीच में जब बैंक ने दोनों किस्तें ले ली, साढ़े पाँच लाख की, और 11 लाख रुपए बैंक के पास आ गए, बैंक ने एक दिन उठकर बोला कि यार मैं अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ, तो इसमें तो वो बंदा कहाँ जाएगा, उस बंदे ने तो साढ़े पाँच लाख भी दे दिए और वो एसेट का ओनर भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये जो गिफ्ट वाला काम होने वाला था कि बैंक जो है इस बंदे को गिफ्ट देने वाला था, तब जो है वो बोले नहीं यार मैं कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो अब टर्मिनेट करता हूँ, तो इसकी इजाज़त नहीं है, टर्मिनेशन म्यूचुअल कंसेंट से होगी, वरना तो सामने वाले का लॉस है ना, वो किससे भी दे रहा है, और उसके बाद फिर जो है जब वो एसेट मिलने का वक्त आया तो बैंक ने बोला नहीं यार कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड। अच्छा जी, अगला प्रोडक्ट मुदारबा। मुदारबा को देख लेते हैं। मुदारबा में लिखा हुआ है इक्विटी फाइनेंस, यानी कि ये शेयर्स की ही तरह है, ये शेयर्स की ही तरह है, या किसी कंपनी का ओनर बनने की ही तरह है। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 पार्टीज इन मुदारबा, द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड रब्बुल माल while the management and work is responsibility of the other who is called मुदारिब। यानी कि मुदारबा में 2 लोग होंगे, एक कहलाएगा रब्बुल माल
रबुल माल और एक कहलाएगा मुदारिब। ठीक है, रबुल माल क्या करेगा, पैसा देगा, कैपिटल देगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट ये करेगा। मुदारिब कौन होगा, जो मेहनत करेगा। आपने एक जनरल स्टोर खोलना है, जनरल स्टोर खोलने के लिए 50 लाख चाहिए, ठीक है ना। इस बंदे ने 5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। इसने बोला गल्ले पे मैं बैठूंगा, दुकान पर मैं बैठूंगा, दुकान में चलाऊंगा और जनरल स्टोर मिलकर इन दोनों ने खोला। यानी कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास टाइम नहीं है, पैसा है, उसने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, जनरल स्टोर खोला। दूसरा बंदा ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो बोल रहा है नहीं यार मैं दुकान पे बैठूंगा, गले पे बैठूंगा और दुकान मैं चला लूंगा। तो ये वाली कंडीशन कहलाएगी मुदारबा। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये काम स्टार्ट होने से पहले एग्री हो जाएगा। मिसाल के तौर पे लेट से 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया इन दोनों के बीच में। 5 रुपये कमाएंगे तो 3 रबल माल के और 2 मुदारिब के, ये कुछ भी रेशियो हो सकता है। वेयर एज लॉसेज आर सोली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर नुकसान होगा, ठीक है, अगर 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, अगर 5 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 3 रुपये रबुल माल के, 2 रुपये मुदारिब के। इसने पैसा लगाया था इसलिए, इसने मेहनत की थी इसलिए। लेकिन अगर 5 रुपये का नुकसान हुआ तो ये कंडीशन ये कहती है कि सारा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा, रब्बुल माल। मुदारिब क्या बर्दाश्त करेगा, कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, एक इसमें लॉजिक है यार, उस बंदे ने जो है वो एक मेहनत करी है और अगर कुछ कमाया नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये कि वो 0 रुपीज़ घर लेकर जा रहा है, तो उसने अपना टाइम लगाया, वक्त लगाया, ठीक है ना। यानी कि एक उसने अपना इस तरह से नुकसान भी तो किया, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम लगाना, वक्त लगाना, गले पे बैठना, अलग बात है, बिजनेस में लॉस हो गया। दूसरा बंदा जिसने पैसे लगाए थे उसने नुकसान बर्दाश्त करना है। फ़ायदा होगा तो जो एग्रीड रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट, नुकसान होगा तो रबुल माल। रबुल माल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस, यानी कि रबुल माल फिर उसको छेड़ेगा नहीं कि भाई मेरा पैसा जो है वो तुमने 5 मिलियन यहाँ लगाया, 5 मिलियन में से 4 मिलियन यहाँ कर दो और 3 मिलियन यहाँ कर दो और 2 मिलियन की ये चीज़ खरीद लो और 1 मिलियन का ये कर लो। इतनी ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट जो है ना वो मैनेजमेंट में ये दखल नहीं देगा, ताकि मुदारिब जब अल्लाह ना करे इनको बिज़नेस में लॉस हो तो मुदारिब को ये ना दिल में बैठे कि यार ये तो पैसे भी इसी ने लगाए थे और डायरेक्ट भी मुझे ये कर रहा था, मैं इसका नौकर नहीं था, मैं इसका पार्टनर था। बात समझ में आ रही है भाई? अगर आपको डिक्टेशन ही देनी है तो आप सैलरी पर एक बंदा रख लो। इधर तो चक्कर ही ये था ना कि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को, पार्टनरशिप्स को इनकरेज करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई रबुल माल तुमने पैसे लगा दिए, ठीक है ना, अब तुम सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना। और अगर इन्वॉल्व होना ही है तो भाई तुम इतने पैसे लगा सकते हो तो फिर किसी को तुम जो है वो नौकरी पर ही रख लो और उसी से काम करवा लो। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मुदारबा। रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा, investor has specified investment details in the mudarba contract and has restricted the working partner within the scope of such specifications। restrictive मुदारबा में इन्वेस्टर ने एक अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई है वो स्पेसिफाई कर दी जाती है और साथ में स्कोप ऑफ द बिज़नेस जो है वो वर्किंग पार्टनर को बता दिया जाता है कि हम X, Y और Z काम करेंगे, A, B और C काम नहीं करेंगे, इस स्कोप के अंदर रहकर हम काम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल लेट से हम कंसल्टेंसी फर्म खोल रहे हैं तो हम सिर्फ ऑडिट्स करेंगे, हम टैक्स के क्लाइंट नहीं पकड़ेंगे, स्पेसिफाई कर दिया। हम ऑडिट्स और टैक्स के क्लाइंट्स पकड़ेंगे, हम कोई और सर्विस नहीं देंगे, स्पेसिफाई कर दिया। हम अकाउंटिंग सर्विसेज देंगे, ऑडिट की सर्विसेज नहीं देंगे, स्पेसिफाई कर दिया। अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, द इन्वेस्टर हैज़ ग्रांटेड द वर्किंग पार्टनर द राइट टू अंडरटेक एनी लॉफुल इन्वेस्टमेंट्स टू मेक प्रॉफिट्स, यानी कि इस केस में जिसने पैसे लगाए थे उसने बोला भाई पैसे मैं तुम्हें देता हूँ और तुम जो है वो अपने हिसाब से अनरिस्ट्रिक्टेड, तुम्हारे पास एक्सेस है, मतलब तुम्हें अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, तुम कोई भी रीजनेबल बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो या अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस हो रहा है उसमें जिस हिसाब से तुम चाहो तुम एक्सपेंशन कर सकते हो। आखिरी हमारा मुशारका में है जॉइंट इंटरप्राइज और वेंचर, यानी कि ये जॉइंट वेंचर की तरह होता है, जॉइंट वेंचर की ही तरह होता है। अच्छा, इसमें क्या है, बोथ द पार्टीज कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द बिजनेस। एक्स और वाई 2 लोग हैं, दोनों कैपिटल लगाएंगे और दोनों काम भी करेंगे। पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, एक बंदा पैसे ला रहा था, एक बंदा काम कर रहा था। दूसरे वाले केस में दोनों बंदे पैसे भी लाएंगे, दोनों बंदे काम भी करेंगे। प्रॉफिट आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू ए प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, एक रेशियो तय हो जाएगा 3:2, 4:1, 9:1।
वेयर इज लॉसेज आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। देखो प्रॉफिट तो एक रेशियो तय हो गया, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बचेगा, यानी कि अगर 5 रुपये कमाए गए तो 3 रुपये एक्स के और 2 रुपये वाई के। लेकिन अगर 5 रुपये का नुकसान हुआ, और लेट से मिसाल के तौर पे बिजनेस में ये 1 लाख रुपए लेकर आया था और ये जो है ना वो 4 लाख रुपए लेकर आया था, तो जो इनका कैपिटल का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वो 1 लाख इस टू 4 लाख है, यानी कि 1 रुपये का नुकसान ये और 4 रुपये का नुकसान ये बर्दाश्त करेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू मुदारिब एंड फाइनेंस प्रोवाइडर रबुल माल, यानी कि ये दोनों रबुल माल हो गए, ये पैसे दे रहे हैं और ये जिस XYZ ABC इदारे के अंडर काम कर रहे हैं उसको हम मुदारिब कह सकते हैं। अंडर डिमिनिशिंग मुशारका, मुदारिब keeps paying greater amount to रबुल माल so that he eventually becomes the owner of the venture capital। मिसाल के तौर पे लेट से बिजनेस ने 10 रुपये कमाए, एक्स ने जो है ना वो 5 रुपये लगाए थे, वाई ने भी 5 रुपये लगाए थे। अच्छा, लेट से इनका प्रॉफिट शेयरिंग यूँ है वो ये कि जो हम कमाएंगे ना उसमें से जो है ना वो 30% हम पार्टनर्स को दे देंगे, यानी कि 3 रुपये। और लेट से ये तय हुआ था 1.5 रुपये इसके होंगे, 1.5 रुपये इसके होंगे, ये तो प्रॉफिट हो गया। 70% सोचा था कि रिटेन करेंगे, यानी कि 7 रुपये। अब बिज़नेस में 7 रुपये रिटेन हुए हैं, तो जनाब हो ये सकता है कि ये जो इदारा है ABC कंपनी जिसमें ये 2 लोग जो है वो जॉइंट वेंचर चला रहे हैं, इदारे का नाम है मुदारिब, तो हो ये कि यार ये 7 रुपये में से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को पेमेंट हो रही हो, यानी कि इसने 5 रुपये रोके थे, इसको लेट से 3.5 पे कर दिए, इसने 5 रुपये रोके थे, इसको 3.5 पे कर दिए। और फिर क्या किया जाए, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो आहिस्ता कम कर 3.5 से कम कर 1.5 पे ले आए, 5.5 से कम कर 1.5 पे ले आए, आहिस्ता इनको पे बैक कर दिया जाए ताकि इवेंचुअली बिजनेस जो है वो अपने पैरों पर और अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़ा हुआ हो। तो ये मैंने एक जल्दी से सारे के सारे इस्लामिक प्रोडक्ट्स का जो है वो रिकैप किया है और जल्दी आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। आप इस हैंड आउट को पे प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये सारे बुलेट्स हैं। अपने जो स्टडी टेक्स्ट है उससे ज़रूर इसको रीड करिएगा और जल्दी इसको गो थ्रू कर और याद कर लीजिएगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास सवाल आया, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, 4-5 मार्क्स का इंशाल्लाह थियोरेटिकल सवाल आएगा। उम्मीद है कि आप सब जो है वो इस पर वर्कआउट करोगे और मुझे अपडेट करोगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।